मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई टीम का ऐलान कर दिया। खड़गे ने कमान संभालने के बाद अपनी सबसे अहम टीम CWC की तस्वीर को साफ कर दिया। इस टीम में ज्यादातर चेहरे पुराने ही हैं, लेकिन कुछ चेहरों को जगह देकर नयापन लाने की कोशिश की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस लिस्ट से बता दिया है कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। पहली नजर में CWC की लिस्ट देखकर समझ में आता है कि लिस्ट बनाने को लेकर न सिर्फ भरपूर मंथन किया गया, बल्कि तमाम खेमों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी की गई। इस कवायद में CWC अपने आप में जंबो टीम बन गई। हालांकि इस टीम में ज्यादातर चेहरे पुराने ही हैं, लेकिन कुछ नए चेहरों को जगह देकर नयापन लाने की कोशिश की गई। इसमें सबसे अहम नाम सचिन पायलट का है। राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए जो फॉर्मूला निकाला गया था, उसमें पायलट को केंद्र में लाना था। पायलट को CWC में जगह देकर कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को कम करने की कोशिश की गई और इसमें खड़गे आखिरकार राजस्थान में गतिरोध को खत्म करने में कामयाब रहे। खड़गे ने सचिन पायलट को CWC में शामिल कर राजस्थान में ऑल गुड का संदेश दे दिया। राजस्थान में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है और पायलट का कद बढ़ाकर खड़गे ने संदेश देने की कोशिश की। दो संदेश। पहला कि राजस्थान की राजनीति में अहम भूमिका और मुख्यमंत्री का पद न दिए जाने के बावजूद पार्टी को सचिन पायलट की परवाह है। वहीं दूसरा, इससे राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत के ऊपर से दबाव भी कम होगा। पार्टी की कोशिश है कि चुनावी राज्यों में शानदार वापसी की जाए और चुनावी विश्लेषकों को चौंका दिया जाए। पिछले कई हफ्तों और महीनों से खड़गे राजस्थान में टकराव खत्म करने और शांति स्थापित करने से जूझ रहे थे। अशोक गहलोत अपने धुर विरोधी पायलट को प्रदेश अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए कतई तैयार नहीं थे। वहीं खड़गे की योजना में सचिन को एक ऐसी संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है जिसकी बाहें राजस्थान से बाहर तक फैली हैं। सचिन राजस्थान में एक बड़ी भूमिका चाहते थे। ऐसे में खड़गे लगभग एक अभिभावक की तरह आगे आए और पायलट से राजस्थान के बाहर एक भूमिका पर विचार करने का आग्रह किया। CWC लिस्ट के जरिए कांग्रेस ने G23 फैक्टर को भी सफलतापूर्वक दफन कर दिया है। खड़गे ने चतुराई से शशि थरूर, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, वीरप्पा मोइली, मनीष तिवारी और अन्य नेताओं को भी जगह दी, जिन्होंने तत्कालीन AICC की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजा था, जिसमें पार्टी के नेतृत्व के संचालन पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। और इस घटनाक्रम के बाद G23 के कई प्रमुख नेताओं में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी थी। खड़गे ने थरूर को शामिल करके एक स्वस्थ पार्टी संस्कृति का संकेत दिया। थरूर का नाम शामिल कर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी में असहमति को दबाया नहीं जा सकता। हालांकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस ने अपने संकल्प और प्रस्तावों को पीछे छोड़ा है। उनका ऐसा मानना है कि पिछले साल उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो संतुलन बिठाने की कोशिश की है, ये फॉर्मूला कितना हिट होगा, ये देखना होगा। पिछले साल उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था कि बूथ स्तर पर लेकर पार्टी की सर्वोच्च इकाई तक जो भी टीम तैयार होगी, उसमें 50% प्रतिनिधित्व 50 साल से कम उम्र के युवाओं और महिलाओं को मिलेगा। इसके अलावा टीम ने दलित, ट्राइबल, OBC और अल्पसंख्यकों को भी मौके दिए जाएंगे। चर्चा ये भी थी कि एक पद पर काम कर चुके नेता को 5 साल का कूलिंग पीरियड बिताना होगा, तभी उसे जिम्मेदारी मिलेगी। उदयपुर के इस प्रस्ताव पर इस साल कांग्रेस के संकल्प शिविर में एक बार फिर सहमति की मोहर लगी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम सामने आई तो वो पार्टी के अपने ही संकल्प और प्रस्ताव पीछे छोड़ती नजर आई। लोगों में CWC को लेकर काफी उत्सुकता और उम्मीदें थी कि कांग्रेस का बदला हुआ और नया रूप दिखाई देगा, लेकिन इससे उलट CWC नई बोतल में पुरानी शराब की तरह नजर आई। कहते हैं कि नेताओं के पतन को अमूमन प्रतिभा, परिस्थिति और राजनीतिक तिकड़म जैसे विभिन्न कारकों से जोड़ा जाता है। इसके अलावा कई लोग इस फेहरिस्त में भाग्य और संयम को भी शामिल करते हैं। अब देखना खास होगा कि खड़गे अपनी रणनीतियों से कैसे कांग्रेस के लिए 2023-24 चुनाव के फॉर्मूले में
फिट होंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बिलाल सब्जवारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघव शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान अहमद जी वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग जगह से राजनीतिक विशेषज्ञ इसलिए क्योंकि हर राज्य का जो गणित है वो कुछ कहता है और मल्लिकार्जुन उस गणित को सही और ठीक तरीके से बिठाने का कोशिश किया। सबसे पहले बिलाल सब्जवारी जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो CWC में लोगों को चुना है या जिस तरीके से संतुलन बिठाने की कोशिश की है, सबसे पहले तो मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई है, जिसे आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बोलते हैं। अगर आप इसका उदयपुर चिंतन शिविर से आकलन या उस दृष्टिकोण से देखना चाहें तो उदयपुर चिंतन शिविर में ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी आगामी आने वाले समय में दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को एक 50% का संगठन स्तर पर आरक्षण देगी। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो एक सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई, निर्णायक इकाई है, जिसके निर्णय आमतौर पर पूरे संगठन पे लागू होते हैं और ये जब CWC की मीटिंगें होती हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज पर होती हैं। अब जिस तरह से खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है, कोशिश की है कांग्रेस ने कि इसमें हर स्तर पर संतुलित इसे रखा जाए। इसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसमें यंगस्टर्स को शामिल किया गया है, इसमें इलेक्शन गोइंग स्टेट खासतौर से राजस्थान में सचिन पायलट को एलिवेट किया गया है। जम्मू कश्मीर से हमीद कारा और गुलाम अहमद मीर को इसमें एडजस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू को इसमें एडजस्ट किया गया। तो कुल मिला के जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स है उनका भी इसमें ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह जी को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो एक तो ये दृष्टिकोण है। तो दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जो यंगस्टर चेहरे हैं, जैसे कन्हैया कुमार है, जो एक ऐसे युवा क्रांतिकारी नेता है जो लेफ्ट पृष्ठभूमि से आते और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीति पर बोलते रहे। उनको भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्पेशल इनवाइटी के रूप में स्थापित किया गया। वहीं अलका लांबा महिला चेहरों के रूप में आप देखें, उनको भी इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। सुप्रिया श्रीनेट जो एक अच्छी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, उनको भी इसमें एक इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया। और वही आप देख रहेंगे कि गुरदीप सप्पल साहब जो एक माइनॉरिटीज सिख कम्युनिटी से आते हैं और कांग्रेस के एक स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, बड़े सम्मानित और बुद्धिजीवी नेता हैं, वो भी यंगस्टर के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। यूं तो इसके अंदर काफी पुराने और नए चेहरों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करें तो तारिक अनवर जैसे कद्दावर नेता, सलमान खुर्शीद जैसे कद्दावर नेता इसमें शामिल है। और साउथ से, कर्नाटक से जो नासिर हुसैन साहब है, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको भी वो भी अपना CWC में स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे। ये बताता है कि कांग्रेस ने एक संतुलन साधने की कोशिश की है। जहां तक दलित चेहरों का सवाल है तो कांग्रेस अध्यक्ष खुद दलित परिप्रेक्ष्य से हैं। कुमारी शैलजा हैं, मीरा कुमार बिहार से प्रतिनिधित्व रखती हैं, और आपका और कई महत्वपूर्ण इसमें चेहरे हैं। चिन्नी जो मुख्यमंत्री पंजाब के रहे, वो भी इसमें स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे। तो प्रथम टिप्पणी में तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजिकली अपने आप को संतुलित दिशा में ले जाने की कोशिश की है। इस वर्किंग कमेटी के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है कि उसने सभी वर्गों का ख्याल रखा है, सीनियर्स लोगों को भी एडजस्ट किया है। G23 के जो लोग, जिसमें आनंद शर्मा है, वीरप्पा मोइली हैं, मनीष तिवारी हैं और खासतौर से शशि थरूर हैं, वो भी इसमें अपना एडजस्ट कराने में अपने आप को कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की रणनीति है कि सबको साथ लेके चलो, चुनाव करीब हैं, ऐसा कोई स्पेस मत दो ताकि हमारे खिलाफ रेजेंटमेंट डेवलप हो। तो कुल मिला के कॉम्प्रिहेंसिव एक संतुलित स्थापित करने की कोशिश की है
कोशिश ये की है कि सबको सम्मिलित करके नाराजगी को दूर किया जाए। ठीक है बलाल सब्जवारी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, और लोगों का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर राघव शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। राघव जी, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो सचिन पायलट समेत 7 लोग हैं जिन्हें राजस्थान से चुना गया है, और राजस्थान में चुनाव भी होने हैं। ये कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की चतुराई भी मानी जा रही कि उन्होंने अगर हम देखें इसे हर एक एंगल से, तो जो लोग जहां जहां से भी नाराज थे, एक संतुलन बिठाने की कोशिश की गई। लेकिन राजस्थान का जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या इसके चलते बदलेगा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन क्या इतने भर से सचिन पायलट की नाराजगी दूर हो जाएगी? क्योंकि उनको तो काफी समझाया भी गया, लेकिन वो समझाने से भी नहीं समझ रहे थे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो राजस्थान चूंकि इस चुनावी वर्ष है और यहाँ से CWC के अंदर जो है 7 लोगों को मेंबर बनाया गया है, जिसके अंदर हम बात करें सचिन पायलट, पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह जल संसाधन मंत्री, महेंद्र सिंह मालवीय, अभिषेक मनु सिंघवी को शामिल किया गया। हरीश चौधरी चूंकि पंजाब के प्रभारी हैं तो उसके तौर पर उन्हें CWC में शामिल किया गया। रही बात सचिन पायलट को मनाने की, तो पहले भी जो दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, उसमें इस फॉर्मूले पे जरूर विचार किया गया था कि आने वाले समय में जो खींचतान चल रही है राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच और उनके समर्थकों के बीच, इस पूरे मामले को लेकर जो खींचतान चल रही है उस पे कहीं ना कहीं जो है विराम लगाने की कोशिश की जाएगी और विराम लगाया भी जाएगा। पूरी तरह से इस बात पे सहमति बनी हुई थी, लेकिन काफी लंबे समय से इस बात को लेके सिर्फ अटकलें ही चल रही थी, किसी तरह का कोई निर्णय नहीं आ रहा था। अब जबकि 3 साल बाद, यानी कल रविवार को पूरे 3 साल हो गए, 3 साल के बाद सचिन पायलट वापस से कांग्रेस में किसी संगठनात्मक पद के ऊपर जो है आ चुके हैं। CWC मेंबर में उनकी जो है ताजपोशी हो गई है, उन्हें मनोनीत कर दिया गया, CWC मेंबर उन्हें बनाया गया है। तो हालांकि एक तरह से डैमेज कंट्रोल की व्यवस्था जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, कांग्रेस के आला कमान की तरफ से की गई है, लेकिन डैमेज कंट्रोल सिर्फ CWC मेंबर बनाने से नहीं हो जाएगा। हालांकि CWC मेंबर बनाने से जो सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया था कि जो कांग्रेस की जितनी रीति नीति है उसके अकॉर्डिंग कार्य करूंगा, और जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं, खड़गे हैं, उन सभी का धन्यवाद भी उन्होंने ज्ञापित किया था। सारी बातें हुई थी, समर्थक भी जो है काफी खुश हुए थे, लेकिन ये खुशी एक बहुत कम, जिसको हम कह सकते हैं, माप सकते हैं, हालांकि इसको शुरुआत भी बोल सकते हैं कि सचिन पायलट के जो है अच्छे दिन हम कह सकते हैं कि आने शुरू हो गए, सचिन पायलट को आगे जो है लेके आने लग गए हैं। लेकिन काफी इसके अंदर अभी जद्दोजहद बाकी है, क्योंकि इस पिछले जो समय है मैं लगातार देख रहा हूं, लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं, लगातार हमारी बातें भी होती है, कांग्रेस नेताओं से भी होती है, उनके समर्थकों से भी होती है, कि जब सचिन पायलट ने अपना पूरा जोर लगा दिया, सचिन पायलट ने बार बार अपना विद्रोह, अपनी बातें आगे आलाकमान के सामने रखनी चाहिए, अपनी बातें उन्होंने रखी भी काफी तरह से, और आगे से उन्हें यह भी कहा गया कि उनको जल्दी जो है निपटारा किया जाएगा सब बातों का, चाहे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हो। उस समय भी ये लग रहा था कि अब जल्दी से निपटारा होगा, काफी बातें होंगी, लेकिन अशोक गहलोत ने जो अपनी नई नई योजनाएं यहाँ पे चलाई, जो चुनावी रेवड़ियां भी हम जैसे बोल सकते हैं, चाहे OPS स्कीम हो, चाहे सिलेंडर की स्कीम हो, उनका इतना प्रचार किया कि उन सबके बीच में ये सारा विरोध जो है दबसा गया, और एक तरह से लग गया कि सचिन पायलट जो है वो टूट चुके हैं, अपनी बातों से परेशान हो चुके हैं, कोई निर्णय नहीं ले रही आलाकमान, उससे भी परेशान हो चुके हैं। सचिन पायलट ने मौन सत्याग्रह भी किया, अजमेर तक यात्रा भी निकाली काम के, लेकिन ऑल इन वेन उस समय लगा। फिर सचिन पायलट ने भी चुप्पी साध ली। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई जगह जो है कुछ समर्थक छिटक भी गए सचिन पायलट से। काफी लोगों ने ट्वीट भी किया कि सचिन पायलट जी आपने हार मान ली, आप शांत हो गए, हमारा साथ यहीं तक था, आगे देखेंगे। मैंने खुद ने देखे साहब ऐसे कई ट्वीट देखे, काफी ऐसे जो वाकयात हुए थे वो देखे हैं। तो पूरे घटनाक्रम को, पूरे सिनेरियो को देखते हुए ये लगता है कि अभी स्टार्टिंग हुई है, काफी अच्छा हुआ है सचिन पायलट के लिए कि CWC के अंदर उन्हें जो है मेंबर बनाया गया है। क्योंकि सचिन पायलट, मैं पहले ध्यान दिला दूं, उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, इसके साथ में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, सुप्रीमो भी थे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद CWC मेंबर आना, और अब आगे क्या वाकया होता है, किस तरह से कांग्रेस उन्हें लेती है संगठन में, और कितने महत्वपूर्ण जगह पर उन्हें स्थान दिया जाता है, किस तरह से आगे फ्रेमिंग करती है,
उस पर डिपेंड करता है। CWC मेंबर बनना ही काफी नहीं है सचिन पायलट के लिए। जी, मैं वापस आऊंगी राघव जी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर रिजवान अहमद जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश से। रिजवान जी, मैं आपसे ये राजनीतिक विश्लेषण समझने की कोशिश करूंगी, क्या आपने किया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी देखिए चुनाव होने हैं, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो गणित है, क्या लगता है आपके हिसाब से वो ठीक बैठेगा? देखिए, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उसके अलावा कपिलेश्वर पटेल, इन्हें स्थान मिला है। और कमलनाथ वर्षों तक रणनीति में शामिल रहे हैं केंद्र, लेकिन इस बार CWC में वो नहीं। जाहिर है वो मध्य प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव तकरीबन उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है सारी तरह की। लेकिन मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह को लेना, जो उनका हाईकमान से गांधी परिवार से बहुत गहरे रिश्ते हैं वो, और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अच्छे वो जाहिर करता है, तो स्थान मिला है। अनम्यूट कीजिएगा रिजवान जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। रिजवान जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। रिजवान जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको आवाज? जी जी, रिजवान जी कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, वो उस जगह से आते हैं, सीधी से आते हैं कमलेश्वर, जहां से अर्जुन सिंह का जो गृह जिला है, उनके बेटे अजय सिंह राहुल नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो वहां से बड़े कद्दावर नेता है। अब कमलेश्वर पटेल भी एक नेता वहां है, इसलिए कि कमलेश्वर पटेल खुद विधायक हैं और कमलनाथ सरकार में वो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे, पंचायत मंत्री थे और ग्रामीण पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, कुर्मी नेता हैं। तो जो संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है, एक वरिष्ठ नेता, क्षत्रिय नेता, और दूसरे कमलेश्वर पटेल जो ओबीसी नेता है, तो संतुलन बैठाने की मध्य प्रदेश में कोशिश की गई। और अगर पूरे देश में CWC को देखा जाए तो जैसा कि पटवारी जी कह रहे थे, अल्पसंख्यकों को स्थान मिला है, SC को स्थान मिला है, OBC को स्थान मिला है, ST को भी स्थान मिला है, छत्तीसगढ़ से भी स्थान मिला है SC। तो इस तरह से CWC एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और वो असंतोष भी, जो सचिन पायलट का असंतोष हो या वो जो G23, उनमें से ज्यादातर लोगों को उसमें स्थान मिला है। और खड़गे की ये नई टीम है, बहुत दिनों बाद कोई ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो गांधी नेहरू परिवार से नहीं है, और वयोवृद्ध नेता है, दलित नेता है, और उन्होंने अपनी टीम बनाई है, CWC की जो टीम बनाई। उसके अलावा कुछ जनरल सेक्रेटरी भी उन्होंने घोषित किए, जैसे कन्हैया कुमार का जिक्र हो रहा है, कमलेश्वर पटेल को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इस तरह से युवाओं को ही मौका दिया गया है। और खड़गे खुद बहुत वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह जैसे उसमें वरिष्ठ नेता हैं, और कई अन्य वरिष्ठ नेता हैं उसमें, सोनिया गांधी भी उसमें। तो युवाओं और बुजुर्गों का एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अलका लामा के बारे में बहुत बीच में काफी चर्चा हो रही थी, उनके एक बयान को लेकर, जो उन्होंने एक बयान दे दिया था आम आदमी पार्टी से, उसको लेकर ये चर्चा हो रही थी कि उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अलग किया जा सकता है। लेकिन चर्चा अखबारों, मीडिया में ये सब चीजें चलती रही, लगातार ये प्रयास लगाए जाते रहे, सूत्रों के हवाले से उल्लेख किया जाता रहा। लेकिन इस बीच में अलका लामा को भी काफी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी दी, वो भी चर्चा का विषय। अभिषेक झा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका भी। छत्तीसगढ़ का अगर हम राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से यहाँ पर अपने फॉर्मूले को फिट करने के लिए और आगे चुनाव में हिट करने के लिए क्या मंत्रा दिया है, या किस तरीके का उनका ये थ्योरी रहा होगा? देखिए, अगर अभी बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम जिस वक्त के राजनीतिक हालात को पूरे देश में देख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है
जब देश में आपको दो चुनाव बहुत करीब दिख रहे हैं, एक राज्यों का चुनाव है और दूसरा केंद्र का चुनाव है जी। इन दोनों चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दोनों ही पार्टियां जो अपने आपको एक दूसरे के धुर विरोधी मानती हैं, चाहे वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के दम पर मानिए या फिर अपनी विचारधारा के चीजों पर मानिए। आज अगर मुख्य मुकाबला इन खास तौर पर जिन 3 राज्यों की बात हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना भी है और एक अन्य राज्य, खड़गे की टीम का सबसे बड़ा फार्मूला कि अगर हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि क्या गांधी परिवार ने 2004 में मनमोहन सिंह को ठीक आगे नहीं करके कोई गलती की थी, शायद हमें लगता है कांग्रेस इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से एक ऐसी टीम का निर्माण कर रही है जहां पर वो अपने बड़े नेताओं को, खासतौर पर जिन्हों पूर्ववर्ती रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या कहे पार्टी की महासचिव प्रियंका और राहुल से अलग मल्लिकार्जुन खड़गे को एक स्वतंत्र भूमिका देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, ताम्रध्वज साहू, अगर 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट आप देखते हैं लोकसभा चुनाव के, तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से एकमात्र सीट बीजेपी हार गई थी। वो सीट दुर्ग सीट हुआ करती। दुर्ग सीट से वर्तमान में उनकी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, जिन्हें पार्टी में अभी बड़ी भूमिका दी गई, आपने देखा लता उसेंडी, सरोज पांडे, ये नए चेहरे रहे जिन्हें पार्टी ने बीजेपी अपने यहाँ कोर भूमिकाएं नहीं प्रस्तावित की। तो इस लिहाज से मैं देखना चाहिए कांग्रेस भी उसी स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है। ताम्रध्वज साहू को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है ताकि साहू वोट बैंक सधा रहे। भूपेश बघेल लगातार अपने वोट बैंक के लिए उनके लिए सामने में रहे। उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने टीएस सिंहदेव को साधने की कोशिश की है। और ये जो पूरी टीम जो नई बनाई गई, खासतौर पर दीपक बैज का हम जब नेतृत्व देखते हैं, दीपक बैज एक युवा सांसद है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त 11 विधानसभा सीटों में मात्र 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। एक सीट बस्तर से आती है जहां से सांसद दीपक बैज इस वक्त कांग्रेस पार्टी को यहां पर लीड कर रहे हैं, और दूसरी सीट चरणदास महंत, जिन्हें भी कई कमेटियों में रखा गया है, उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत सांसद आती है कोरबा से। तो कांग्रेस ने अपने लीडिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ काम किया है, और जिस लिहाज से वो सोच रही है कि उसे शायद अपने जिस प्रभुत्व का मौका उसे 2018 में यहाँ पर मिला, हालांकि वो पिछले कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर आई थी जिन मुद्दों पर वो पिछड़ी है, ये आगे बहस का मुद्दा हो सकता है। जैसे जैसे यहाँ पर चुनाव करीब आते जाएंगे, झीरम घाटी, पुराने मुख्यमंत्री सचिवालय के नान घोटालों का जिक्र, अभिषेक के पनामा पेपर लीक घोटालों का जिक्र, तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अभी तक जिन घोटालों का जिक्र आप सुन नहीं रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी नहीं देना, क्या ये इसको हम किस तरीके से देखें? अभिषेक जी, मैं इसका मंथन में आज हम बात कर रहे हैं CWC की जो लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस ने पिछले साल उदयपुर संकल्प पत्र में इस बात का संकल्प व्यक्त किया था कि पार्टी फोरम में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे 50 अंडर 50 का फॉर्मूला बताया गया था। इसका मतलब ये था कि पार्टी के सभी फोरम पर आधी सीटें युवाओं को दी जाएंगी, यानी वो जो 50 साल से कम उम्र के हैं। और रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा की, और यहां पर उस फॉर्मूले की धज्जियां उड़ गई। CWC पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक इकाई है। खड़गे ने जिस तरह से अपनी टीम की घोषणा की, उसमें 39 में से मात्र 3 सदस्य ऐसे हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं। ये हैं सचिन पायलट, कमलेश्वर पटेल और गौरव गोगोई और कन्हैया कुमार। 4 राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस ने अपनी ही संकल्प को ताक पर रखा है। उनके अनुसार ऐसा लगता है कि पार्टी सुधार के बजाय सभी को खुश करने के चक्कर में लगी हुई है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेरा प्रश्न अभिषेक जी आपसे था कि टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी नहीं देना, ये कैसे और इशारा करता है? क्योंकि टीएस सिंहदेव को तो वादा भी किया गया था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल होगा। नाराज तो वो भी है काफी पार्टी से। अभिषेक जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, अनम्यूट करने के बाद देखिए, छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं वो खासतौर पर हम जिन राज्यों में चुनाव को बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं उससे बेहद पृथक है। और मैं इस चर्चा में बहुत ज्यादा उस विषय पर जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो मूल रूप से 3 पार्ट में बटा हुआ एक स्टेट है, जहां पर आपको सरगुजा जब आप जाते हैं, जहां पर ये 12 सीटों का जिक्र मिलता है और टीएस सिंहदेव के प्रभुत्व का एक इलाका मिलता है आपको,
ये बेसिकली झारखंड, यूपी, एमपी टचिंग एरिया है, जो ऊपर से थोड़ा सा उड़ीसा तक टच करता है। इस इलाके की जो आबो हवा है, जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, या आदिवासियों का भी जो रहन सहन है, वहां पर बेसिकली कम्युनिटी चीजें भी हैं। आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में है, जसपुर, जहां अभी इन दिनों बीजेपी ने एक टिकट बांटा, प्रबोध मिंज को उन्होंने लुंड्रा विधानसभा से टिकट दिया। वहां से आदिवासी समाज से आवाज उठने लगी कि भाई अल्पसंख्यक वर्ग को अगर आप पूरे ट्राइबल एरिया में आगे करने लगेंगे, खुद बीजेपी के अंदर की आवाज है, सोचिए, जो बीजेपी धर्मांतरण के इशू को आगे करती है, उसके अंदर की आवाज उठने लगती है कि आप इसको कैसे टिकट दे रहे हैं, पार्टी के अंदर का विद्रोह। तो सरगुजा एक अलग इलाका है, बस्तर एक अलग इलाका और छत्तीसगढ़ एक अलग इलाका है। देखिए, लेकिन चूंकि आपने आज जिक्र किया था, आपकी जो कार्यक्रम की मुद्दे की बात थी, मैं चूंकि देर से ज्वाइन किया, आपने अभी ब्रेक के बाद जब आपने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टीम को सामंजस्य के तौर पर कैसे देखना चाहिए, या उनकी जयपुर वाली मीटिंग में जो उन्होंने जिक्र किया था 50-50 वाला फार्मूला, वहां से कहीं वो फेल तो नहीं हो गई। तो थोड़ा सा हमें इस वक्त के राजनीतिक हालात को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी भी उन मुद्दों से किनारा कर रही है जिन्हें वो पहले 10 साल पहले अपना एजेंडा बनाती थी, चाहे 70+ वाली कैटेगरी हो। तो राजनीतिक पार्टियां अपने स्वभाव के आधार पर अपने आप में परिवर्तन कर रही हैं, और राजनीतिक पार्टियों का सिंपल एक एजेंडा है, कैसे चुनाव जीता जाए। चाहे उसके लिए आपको धार्मिक मुद्दों का एकीकरण करना पड़े, आर्थिक मुद्दों पर एकजुट होना पड़े, ईडी की गिरफ्त में आने से बचने के रास्ते खोजने पड़े। अगर हम कहीं पर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, उदाहरण के लिए आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी एक पार्टी है, जब छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का जिक्र आता है, अजीत जोगी। अजीत जोगी के पुत्र अजीत जोगी मरने से पहले एक पार्टी की स्थापना करके गए थे अपने देहांत से पहले, उसका नाम था जनता कांग्रेस, जोगी कांग्रेस, जेसीजे। आज इस पार्टी के पास मैं आपको बता दूं कि 2018 के चुनाव में जब 15 साल की बीजेपी की सरकार हाशिए में 15 सीट पर सिमट गई थी, तब इस पार्टी ने बसपा गठबंधन के साथ पहले ही चुनाव में 7 सीट लाकर छत्तीसगढ़ में एक तीसरी पार्टी के उदय के रूप में अपने पृष्ठ का चिन्हांकन किया। मगर आज ये पार्टी टूट गई। इस पार्टी में से बहुत सारे लोग या तो कांग्रेस के पास चले गए या बीजेपी के पास चले, और इस वक्त जोगी परिवार अकेला इस पार्टी के साथ खड़ा रहे। लेकिन सवाल यह है, बसपा भी अलग हो चुकी है, क्या ये पार्टी नुकसान नहीं पहुंचाएगी? ये पार्टी जब लगातार सवाल करती है अडानी इशू पर, आज ही अडानी के चैनल एनडीटीवी का आगाज हुआ, अडानी के चैनल को लेकर और अडानी के सब्जेक्ट को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सवाल हैं। देश में अडानी के नाम पर लोकसभा में जब राहुल गांधी इतना सारा सवाल उठाते हैं और उसके बाद तमाम इश्यूज को आप देखते हैं, तो अडानी का अगर असली मसला आपको समझना है तो आपको छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा। जिस कोल ब्लॉक घोटाले का जिक्र आप 2013 में देखते हैं, एक मिनट उससे कंप्लीट कर लेंगे। जिस कोल, देखिए, अन्ना हजारे का आंदोलन, कोल ब्लॉक घोटाला, एजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, आप फिर से 2023 में आप सीएजी की रिपोर्ट देख रहे हैं। इसी 2013 में ठीक इसी तरह के सीएजी की रिपोर्ट को आपने देखा था, जब सीएजी की रिपोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले, कोल ब्लॉक्स के घोटाले, उन कोल ब्लॉक से घोटालों की जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ती हैं। जी मैं बोलिए। ठीक है अभिषेक जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मैं बिलाल सब्जवारी जी का रुख करना चाहूंगी। बिलाल जी, एक बात जो मुझे समझनी है और शायद जनता को भी समझनी होगी कि यूपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। क्या यूपी में काबिल लोग नहीं नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को? क्या वजह रही कि यूपी के लोग नहीं हैं? देखिए, यूपी का जहां तक सवाल है, वहां इस वक्त प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, वो खुद सीडब्ल्यूसी में सबसे बड़ा चेयर है पार्टी का। अब रहा सवाल, वहां आपने देखा होगा कि अजय राय एक नए अध्यक्ष दिए गए, और उत्तर प्रदेश में जो खास तौर से मौजूदा परिस्थितियां हैं, वहां ये देखने की जरूरत है कि आप वहां कांग्रेस पार्टी अलायंस में जा रही है, और उस अलायंस में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन स्तर पर क्या बदलाव करने चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से तो उन्होंने नया अध्यक्ष दे दिया। सीट शेयरिंग का मसला आएगा, तो सीट शेयरिंग में भी आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काफी समय से कमजोर चल रही है, उस एतबार से भी कांग्रेस पार्टी का जिस क्षेत्रीय दल से भी अलायंस होगा, उसमें
शेयरिंग जो होगा, जिसको बोलते हैं ना सीटों का अनुपात हाँ जी। या सीटों की संख्या, वो कम होगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पर इस ध्यान ना देने की वजह ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश को एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि ये है कि परिस्थितियों के अनुरूप जो जरूरत है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से उतना जंप नहीं दे पा रहा जितनी उसकी जरूरत थी। तो उसी उसके दृष्टिकोण से उसका अनुपात भी कम हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सही सबसे बड़ा मुख्य चेहरा है वो खुद प्रियंका गांधी है। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप प्रमोद तिवारी की बात करें तो प्रमोद तिवारी भले ही इस वक्त CWC में नहीं एडजस्ट किए गए, लेकिन मोना तिवारी उनकी जो बेटी है उनको प्रॉपर कांग्रेस पार्टी संगठन स्तर पर रेस्पेक्ट दे रही है, इसमें दो राय नहीं। और लेजिस्लेटिव पार्टी का उनको का अध्यक्ष उनको बना रखा था। जी जी। साथ ही साथ मैं थोड़ा डिस्टरबेंस कहीं से आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो अंडरस्टैंड वेयर। मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया थोड़ा सा, क्या अपनी जानकारियों को मैंने दुरुस्त किया, क्योंकि हम दोनों साथी हैं, एक जर्नलिस्ट ही हैं, तो हम चीजों को थोड़ा दुरुस्त करते हैं। मेरे पास जो जानकारियां हैं इस वक्त में जानकारी यह है कि यूपी से प्रियंका गांधी को काफी मजबूत किया गया। इसी वजह से यूपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जुबान से प्रियंका को बनारस से लगातार फोकस किया जा रहा है, लड़े नहीं लड़े, हो नहीं हो, अमेठी से राहुल, बनारस से प्रियंका। तो कांग्रेस जो हवा बनाने की कोशिश कर रही है उस लिहाज से वो यूपी को बहुत ही ऊपर लेकर चल रही है, भले ही संगठनात्मक ढांचों में, क्योंकि उसे वहां पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। लोकसभा में वहां की जो मेजोरिटी पार्टी है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी, उसके साथ चलना है उसके, क्योंकि अगर उसे इंडिया बचाना है तो इंडिया में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा कैरेक्टर उसे देना हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, स्पीक नाउ प्लीज। यस बिलाल सब्जेवाला, if your intervention is completed, can I speak please? No. I'm sorry, but something to interfere. Okay, sorry. Okay. So what I am saying कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सबसे बड़ा चेहरा है। अब प्रियंका गांधी कहां से लड़ती हैं, राहुल गांधी कहां से लड़ते हैं, this question comes when the alliance finally gets settled. जब अलायंस कांग्रेस पार्टी का सेटल्ड हो जाएगा, ये तब के सवाल है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं CWC के परिप्रेक्ष्य में और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में। तो प्रियंका गांधी ने को जो बदलाव करने चाहिए थे, खाबरी हालांकि 1 साल भी नहीं टिक पाए, बहुत कम समय में हटा दिया गया। अजय राय जो एक ब्राह्मण चेहरा है उसको उठाने की कोशिश की गई है, और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अजय राय काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और वो संघ की पृष्ठभूमि से भी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि से जुड़ रहे हैं, और काफी समय से कांग्रेस में भी है। तो वो एक ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हेड ऑन लेने की सिचुएशन में भी है। उनके पास वो ताम झाम दंड भेद वाली नीति भी है और वो बाहुबली किस्म के नेता भी हैं। तो प्रियंका गांधी एक सदी हुई स्ट्रैटेजी के तहत उत्तर प्रदेश में अजय राय को लाकर कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है उसको काफी एग्रेसिव बनाना चाहती हैं। जहां तक रहा प्रतिनिधित्व का सवाल, तो वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। ठीक है बिलाल सब्जवारी जी, लेकिन एक चीज़ और, जैसे कि हमने शुरुआत में ये बात कही थी कि ये कहीं ना कहीं जो नाराज लोग हैं, रूठे हुए साथी हैं, उन्हें मनाने की भी एक कोशिश है, और ये लिस्ट देखकर लगता है कि बहुत मंथन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये लिस्ट आई तो उसके बाद कई लोग और ज़्यादा नाराज हो गए, और ट्विटर पे हमने देखा लगातार मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं लोग। इस पर भी मैं आपका ज़रा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, वो एक शेर है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी CWC वर्किंग कमेटी एक इतनी सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई है कि हर आदमी उसमें एडजस्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसमें एडजस्ट होने के लिए उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उसकी एक्टिविटीज को नोट किया जाता है, उसके पॉलिटिकल स्टेचर को रीड किया जाता है, उसकी पॉलिटिकल एबिलिटीज को रीड किया जाता है, और ग्रेजुअली लोगों को प्रमोट किया जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्योंकि एक प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा स्थान है कांग्रेस के अंदर। आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बन जाते हैं, आप
प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी पदों पर रह लेते हैं, एआईसीसी के मेंबर हो जाते हैं, पीसीसी के मेंबर होते हैं, तो इस तरह लोगों को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन जहां तक सीडब्ल्यूसी का सवाल है, तो सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस काफी टेस्ट करके नेताओं को लाती है, क्योंकि वहां पर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कांग्रेस की पूरी प्रॉपर नीति एंड पॉलिसी का रिफ्लेक्शन देता है। तो वहां पर एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस प्रॉपर फिल्टर करके लोगों को लाती है। जैसे कन्हैया कुमार एक यंग चेहरा है, आप देख रही होंगी कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नीति पर वो प्रहार कर रहे हैं। आप देख रही होंगी सुप्रिया श्रीनेट निरंतर मोदी की राजनीतिक जो सांप्रदायिक नीति है या भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीति है, उस पर प्रहार कर रही है। आप देख रहे होंगे अलका लांबा एक महिला प्रतिनिधित्व है, महिला होने के नाते दिल्ली का एक ग्रोइंग फेस है और यंग लेडी है, और वो समय समय पर आपने उनको देखा होगा, उनकी जो कुर्बानियां हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने जब अरेस्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी से गिरफ्तारियां दी, तो उसमें आपने अलका लांबा का रोल देखा होगा, कन्हैया कुमार का रोल देखा होगा। तो ये सब पार्टी रीड करती रहती है आला कमान, और बहुत ही फिल्टर करके लोगों को लाती है, ताकि किसी तरह का भी उनके अंदर वैचारिक मैच्योरिटी जब आ जाती है, तब उस प्लेटफॉर्म पर उनको लाती है। बिल्कुल। रजवान अहमद जी, मेरा सवाल आपसे, कमलनाथ को जिम्मेदारी नहीं दी गई और दिग्विजय सिंह को दी गई है, माफ कीजिएगा। अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह को इम्पोर्टेंस देना और कमलनाथ को नहीं, क्या ये वहां पर कुछ ऐसे देखने को, इसका कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा? मैं ये भी जरा समझना चाहूंगी, मध्य प्रदेश की भूमि की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इसका कितना असर होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में दो वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय। दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है और जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग, और दोनों मिलजुल कर रणनीतिक रूप से इस उम्र में भी वो जिस ऊर्जा और जिस क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं, बहुत उनका है ही, और एक प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर देश की राजनीति। कमलनाथ भी लंबे समय से प्रदेश में सक्रिय, प्रदेश की राजनीति को भी उन्नति कर सकते हैं, और इस रणनीति में दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग। कमलनाथ जिस तरह से पार्टी का आने वाले समय में मुख्यमंत्री का फेस बनना चाहते हैं, बनेंगे। हाईकमान की तरफ से भी कई बार इशारा होता है, कई बार विपक्ष की तरफ से सवाल उठता है कि अभी तो नहीं कहा, और अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी बना दिया गया है। ये कहा जाता है कि कमलनाथ की राहुल गांधी की पसंद है, साथ में कमलनाथ की उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी। दिग्विजय सिंह को सीडब्ल्यूसी में स्थान मिला है, तो कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय है। समय समय पर देश की राजनीति में भी उनका कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वर्तमान में वो मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत सक्रिय है। मध्य प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव होगा, वो मुख्यमंत्री थे। जाहिर है जिस तरह से परिस्थितियां दिख रही हैं, आने वाले वक्त में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता मौका देगी तो कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होंगे। इस तरह की ही अनुमान कयास लगाया। बिलाल सब्जवारी जी परिस्थितियां भी यही बन रही जी। तो उनके बीच में ऐसा कोई मतभेद नहीं है, वो छोटे भाई और बड़े भाई की तरह वो काम कर रहे हैं। तो अगर दिग्विजय सिंह को मौका मिला है तो जाहिर है कहीं ना कहीं कमलनाथ से भी कोई ना कोई सहमति दी गई। कमलनाथ इतने इस बड़े कद के नेता हैं, नेहरू गांधी परिवार के बहुत निकट हैं, तो उनको इग्नोर करके कोई चीज नहीं की जाती। हाँ, राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच में कभी कभी किन्हीं मतभेदों की चर्चा होती, लेकिन ये बहुत अपुष्ट है ये बातें, और जाहिर है कमलनाथ के एक बड़े कद के नेता हैं। हाँ, चौंकाने की बात ये जरूर थी कि कमलनाथ को सीडब्ल्यूसी में स्थान नहीं मिला है, तो बाकी जिला अध्यक्षों को भी नहीं मिला है, माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्षों को भी नहीं मिला है। कमलनाथ बड़े कद के नेता है, तो इस पर चर्चा जरूर हुई थी। कमलनाथ को सीडब्ल्यूसी में स्थान नहीं मिला है, लेकिन कमलनाथ के दिग्विजय के बनने से कमलनाथ के और उनके बीच में कोई मतभेद हो, ऐसा ये इसकी संभावना है। ठीक है, बिलाल सब्जवारी जी। मैं आपको एक यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो चीफ मिनिस्टर स्टेचर के जो लोग होते हैं, वो सीडब्ल्यूसी के एक्स ऑफिशियो एक सदस्य माने जाते हैं बाय डिफॉल्ट। यानी कि अगर वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं भी हैं, तो वो एक्स ऑफिशियो होने के नाते एक सीडब्ल्यूसी के मेंबर होते हैं।
साथ ही साथ अगर आप देखें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, इन चारों मुख्यमंत्रियों को सीडब्ल्यूसी में जगह नहीं दी गई है। उसकी वजह यह है कि जो चीफ मिनिस्टर स्टेचर के लोग होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं सीडब्ल्यूसी के, एक अंडरस्टूड है नॉर्म्स सीडब्ल्यूसी का कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो माने जाते हैं। और साथ ही अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में आपने ये सवाल उठाया था कि कमलनाथ, हेलो, आर यू हियरिंग मी प्लीज? यस, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपने कहा कमलनाथ को क्यों जगह नहीं दी गई। बिल्कुल, तो कमर भाई ने बताया कि पीसीसी चीफ मौजूदा हैं और वहां पे संभावित रूप से वो मुख्यमंत्री के चेहरा भी हैं। हालांकि ऑफिशियली कांग्रेस ने उनको डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि विधायक दल तय करता है। और जहां तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का ताल्लुक है, तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ में वो इस वक्त वहां पर एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पूरी जमीन संभाली हुई है और कमलनाथ जी ने पूरा एक संगठन स्तर पर फाइनेंशियल पोजीशन संभाली हुई है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वहां पर चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं और वहां से भी एक ओबीसी चेहरा सीडब्ल्यूसी में लिया गया है। आप झारखंड की बात करें, वहां से भी सीडब्ल्यूसी में ओबीसी चेहरा लिया गया है। राजस्थान की बात करें, सचिन पायलट भी ओबीसी से आते हैं। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी का में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ओबीसी के ग्राउंड पर खेलते हैं, जो उनका एक चंक वोट है, और कांग्रेस ने उसको काउंटर करने के लिए ओबीसी रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की है सीडब्ल्यूसी में। हाँ, यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक्स चीफ मिनिस्टर आपके महाराष्ट्र के इलेक्शन गोइंग स्टेट है अशोक चौहान, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, इनको लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इन दोनों पर केसेस चल रहे हैं, सीबीआई ईडी के केसेस चल रहे हैं। तो एक दबी आवाज के अंदर संगठन में ये आवाज उठी है कि इन जो लोग हैं इन पे केसेस चल रहे हैं, तो इनको क्यों ले लिया गया सीडब्ल्यूसी में। हालांकि ऐसी सीडब्ल्यूसी में जो लोग भी लिए जाते हैं वो साफ सुथरी छवि के लोग लिए जाते हैं जिन पे कोई केसेस नहीं चल रही है। लेकिन दूसरा धाड़ा ये मानता है कि केसेस चल रहे हैं, अभी अदालत से प्रूफ नहीं हुए, इसलिए इनको ले लिया। ठीक है, मैं वापस आऊंगी बिलाल सब्जवारी जी आपके पास। राघव शर्मा जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। राघव जी, अगर मैं बात करूँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि सचिन पायलट जी का जो नाराजगी थी वो क्या कम होगी या नहीं। हालांकि इससे एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्सा जरूर भरा होगा, लेकिन अभी भी वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उन्हें नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो क्या इस रणनीति से बीजेपी पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं ये भी जानना चाहूंगी। क्योंकि एक तरफ इंडिया वर्सेस एनडीए और अब इस तरीके की रणनीति बनाकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है जो लिस्ट बनाई गई या जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका कितना असर बीजेपी पर पड़ने वाला है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की हम बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान कांग्रेस को लेके एकमात्र जो बड़ा मुद्दा था वो ये था कि अंतर्कलह जो कांग्रेस के अंदर चल रही है उसको लेके वो इस मुद्दे पूरे को भुनाते। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम के अंदर हम देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के पास आप कंटिन्यू करें, मैं एक बात और ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी के पास चेहरे का है, और इसको लेकर भी लगातार वो घेरा जा रहा है कि बीजेपी के पास चेहरा ही नहीं है। अब अपनी जी बिल्कुल, मैं यही बात होने वाला था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के पास अब इतनी बड़ी समस्या इस समय आ गई है कि वो कांग्रेस के अंदर जो भी हरकतें हो रही है उसके पास अभी जवाब नहीं है। आज मैं बात करूं कि उदयपुर के अंदर भी जो मीटिंग चल रही थी, वहां पे भी अशोक गहलोत ने राजेंद्र राठौड़ को भी कहा कि आप मेरी बात की और जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मेरा स्पीच सुन नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस जो है तल्ख टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करने लग गई है। पहले ये था, आज से 2 साल पहले स्थितियां ये थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ही मुद्दा लगातार उठाती थी कि कांग्रेस के अंदर जो है अंतर्कलह इतनी बड़ी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस ने जो है अपने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है सीडब्ल्यूसी के अंदर जो है सचिन पायलट को भी ले लिया है। एक राह कांग्रेस के लिए जो है आसान हो गई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे अशोक गहलोत ने लगातार अपनी स्कीम्स के बल पे, चाहे ओपीएस स्कीम हो जाए अनदर जो भी स्कीम्स हो, उसके बल पे एक अच्छे सीएम का चेहरा अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है और काफी हद तक वो सफल भी हुए हैं। वहीं पे अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जो स्थितियां आई है कि उनके पास खुद के पास जो है अभी वसुंधरा राजे सिंधिया
जिसको हमेशा माना जाता है कि वो ही भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का जो है यहाँ पे चेहरा हो सकते हैं राजस्थान के अंदर। अभी तक उनको डिक्लेयर नहीं किया गया है। वहीं पे कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने और आरएसएस के संगठन और आरएसएस के बीच में जो लगातार मतभेद हो रहे हैं, जो लगातार बातें हो रही है, जो पसोपेश हो रही है, उनके बीच कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। हम हाल ही में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। उसके अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नदारद थी, वो वहां पे नहीं थी। इसके अलावा भी कई मौके ऐसे होते हैं कि जहां पे वसुंधरा राजे जो बड़ा चेहरा माना जाता है। आपके पास ठीक है, आप कंटिन्यू करिए राघव जी। जहां भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे को बड़ा चेहरा माना जाता है, वहां पे जो है मौजूदगी उनकी नदारद मिलती है वसुंधरा राजे की। और कहीं से भी कोई भी ऐसी हरकत, कहीं से भी ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि प्रदेश बीजेपी के अंदर जो है वसुंधरा को स्थापित कर रहे हैं, या और कोई बड़ा लीडर चाहे दिल्ली से भेज रहे हो, चाहे राजस्थान के अंदर कोई दूसरा लीडर चुन के लेके आ रहे हो। बस सीपी जोशी की ताजपोशी के बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठंडा पड़ा है। वहीं कांग्रेस के अंदर लगातार सुगबुगाहटें जो है देखी जा रही है। कहीं ना कहीं हमें मान सकते हैं कि इस पूरे चुनावी साल के अंदर हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, और काफी हद तक जो है कांग्रेस ग्रो कर चुकी है। उसके मुकाबले, उसके बनिस्बत हम माने कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो क्वालिटी स्तर है वो काफी कम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है कि सचिन पायलट को जो है स्थान दिया गया है और सारी चीजें हुई है, जो डेवलपमेंट हुए कांग्रेस में, तो भारतीय जनता पार्टी में माने कि कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खुद के ही जो परेशानियां हैं, घर के अंदर कलह है, घर के अंदर प्रॉब्लम है, उनसे वो निकल नहीं पा रही, तो दूसरी बातों का वो क्या हाँ जी। ठीक है राघव जी, मैं अभिषेक जी आपका रुख करूंगी, उससे पहले रिजवान जी फटाफट अपनी बात को प्लीज पूरा करिएगा। देखिए, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा था कि कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं सीडब्ल्यूसी बनने के बाद, कहीं ना कहीं असंतोष भी कुछ न कुछ आया है। सोशल मीडिया में एक असंतोष आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी दिख रहा है। किसी पत्रकार ने उनको लेकर ट्वीट किया कि अगर इसमें सीडब्ल्यूसी भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा दिए उन्होंने, तो उनको अगर स्थान मिलता तो अच्छा होता, एक संत को जगह मिलती। उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा से चिढ़ है, जिन्हें मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम समय समय पर इस तरह की बातें करते हैं। वैसे उन्होंने थोक तक ढेर सारे ट्वीट किए हैं, सीडब्ल्यूसी में शामिल लोगों को बधाई दी है, अलग अलग तरह किया है। दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट और सुप्रिया सिनेत को तो उन्होंने धन्य नेता भी लिखा है और सबको उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक है कि उन्हें पार्टी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं। लेकिन समय समय पे वो सोशल मीडिया में या मीडिया में पार्टी को डिफेंड करते हैं, बड़े शानदार ढंग से करते हैं। लेकिन सचिन पायलट के समर्थन में वो जिस तरह से खुलकर आए और उन्होंने अशोक गहलोत को जैसा निशाना बनाया, उसको लेकर लगता है शायद उन्हें पार्टी असमंजस में है उनको लेकर। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम की एक बात काफी चर्चा जी। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो ये जो पूरा समीकरण बनाया गया है, इसमें बीजेपी पर कितना असर छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है, या बीजेपी कितनी मजबूत है छत्तीसगढ़ में? बहुत कम शब्दों में लेकिन आपका जवाब चाहूंगी मैं, चूंकि वक्त की कमी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बीजेपी की पहल लिस्ट ये बता रही है कि बीजेपी काफी कमजोर अपने आप को फील कर रही है। देखो, तय नहीं कर पा रही है कि उसे किसे टिकट देना चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप सबसे पहला देखें, कल आपने तमाम देश में इस बात का चर्चा देखा, जैसे इसने पहली लिस्ट जारी हुई, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे विजय बघेल को टिकट दी गई है। विजय बघेल इस वक्त दुर्ग से सांसद है। 11 लोकसभा सीटों में एक सीट तो ऑलरेडी सांसद है। ये भी वो सीट है जिस सीट को 2014 के चुनाव में बीजेपी जो थी वो हार गई। 2014 के चुनाव में हार गई थी, 2019 के चुनावों से वहां पर जीत मिली। वहां से विजय बघेल को विधानसभा में लाना, मतलब बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को, क्योंकि 2013 के चुनाव में वहां पर भूपेश बघेल अपने भाई, अपने भतीजे विजय बघेल से हार गए। ये पारिवारिक मसला है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि ये यहाँ से जो सीट डिक्लेरेशन हुआ है, इसके बहाने क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश है, जैसा कि हमने बंगाल के चुनाव में देखा था, जब ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट पर गिर गई। लास्ट में वो सीट पर उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था। और ठीक क्या उस तरह की परिस्थिति के लिए बीजेपी खुद को तैयार कर रही है, जहां वो तो मतलब अपने आप को
उस फेज में नहीं पा रही है या डिमोरलाइज फील कर रही है कि वो पूरा चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी कहीं ना कहीं अभी भी जिन कदमों के साथ आगे बढ़ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि वो पूरे लड़ाई के बजाय 70-80% मन के साथ चुनावी मैदान की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये चुनावी समीकरण जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का ये समझना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी, क्योंकि आज हमने राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ एक विश्लेषण करने की कोशिश की मंथन में कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो CWC की लिस्ट जारी की और उसमें जो नाम आए हैं उनका क्या सियासी मायने हैं। साथ ही साथ चूंकि अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो उनका क्या असर पड़ेगा इस लिस्ट के जरिए, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई, जो नाराज हैं उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई है। हालांकि जो नाराज हैं वो कितना माने हैं और कितने लोग इस लिस्ट की वजह से नाराज हुए हैं और उन्हें कैसे मनाया जाएगा ये भी देखना होगा। और मंथन में आज फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।